बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे टॉपिक इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आज हम इंशाल्लाह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक वीडियो में हमने जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल था वो डिस्कस किया था। जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल था वो उसने ये बताया कि हमारे पास जो एटम है वो स्फेरिकल है, वो वाटरमेलन की तरह है। मतलब ये कि हमारे पास जो एटम्स है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह एम्बेडेड होते हैं एटम में, जिस तरह हमारे पास वाटरमेलन में सीड होते हैं। लेकिन जो जे थॉम्सन का मॉडल था वो हमारे पास था थियोरेटिकली। क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास जस्ट थ्योरी था, जस्ट उन्होंने कुछ आइडिया दिया, कुछ पास्टुलेट दिया। किसके हवाले से? एटम के हवाले से, यानी कि एटम ऐसा होगा। लेकिन रदरफोर्ड जब आया तो उन्होंने समझा कि हमारे पास थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किस तरह हुआ और उससे क्या कंक्लूजन निकल के आए, तो जो कंक्लूजन उससे निकल आता है वही है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अगर ये जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, जो पॉइंट्स दिए, वो समझ आ जाएगा। अब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? तो इस सबसे पहले उन्होंने एक अल्फ़ा सोर्स लिया, यानी ऐसे न्यूक्लियस लिया, ऐसा मटेरियल लिया जो कि अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा था। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या है? तो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है और इस पे हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन मीन डबल पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने एक सेटअप किया, उन्होंने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले लिया। जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसा स्क्रीन होता है जब भी कोई चीज़ इससे स्ट्राइक करता है तो ये स्पार्किंग करता है, ये ग्लो होता है। और फिर दरमियान में उन्होंने यहाँ पे एक गोल्ड फाइल रख दिया। गोल्ड फाइल मीन्स गोल्ड का एक शीट लिया। अब गोल्ड का क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो भी मेटल्स है उसमें सबसे जो पतला शीट बनता है वो हमारे पास गोल्ड से बनता है। यानी वो हम उसका जो उसको हम पतला करते जाए तो गोल्ड में जो सबसे पतला तरीन शीट होता है वो गोल्ड का बन जाता है, तो इसलिए गोल्ड लिया। तो थिन शीट इसलिए लिया ताकि हम एटम के करीब पहुंच जाए। तो अब उन्होंने जब यहाँ से अल्फ़ा सोर्स से ये अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो जिंक सल्फाइड है जब यहाँ पे ये पार्टिकल स्ट्राइक करता था ये ग्लो अप होता था। तो उसने देखा कि सारे जो ये जिंक सल्फाइड यहाँ पे यानी इस शीट के बैक साइड पे क्या कर रहे थे? ग्लो हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच हो रहा था। लेकिन देखा कि कुछ यहाँ पे भी ये ग्लो हो रहा है और यहाँ पे भी, और कुछ पार्टिकल यहाँ बैक ऑफ रिफ्लेक्ट हो रहा था। अब उन्होंने जब देखा तो अगर यहाँ से उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि यहाँ से अगर अल्फ़ा पार्टिकल हम बहुत ज़्यादा यहाँ से ये निकल रहे होते हैं तो तकरीबन सारे इसी गोल्ड फाइल से पास होते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं। लेकिन सिर्फ तकरीबन 10,000 में से 1 या 2 यानी कुछ ही वो बैक रिफ्लेक्ट होता था यहाँ पे। तो इन्हीं इन्हीं एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और वही कंक्लूजन असल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट है। वो क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम में सेंट्रल कोर होता है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास सपोज ये एक एटम है तो इसमें जो सेंटर में एक कोर होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में होता है। अब इसी पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी कोर को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो मतलब ये कि हमारे पास जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया वो किसने किया? वो रदरफोर्ड ने किया। तो इस वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम दूसरा नाम भी कहते हैं। कौन सा? न्यूक्लियर मॉडल। यानी उन्होंने जो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने उसका मेन कंट्रीब्यूशन था एटम के न्यूक्लियस में। अब उन्होंने तो ये कहा कि हमारे पास जो एटम है उसमें सेंटर में एक कोर होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है और उसी में पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, जो उसके पास्टुलेट है, वो यही है कि हमारे पास साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, यानी हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है इसका साइज़ कितना होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज़ है
न्यूक्लियस का साइज़ वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल, यानी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। कितना होता है? तकरीबन 10 × 10⁻15 मीटर, इतना ही स्मॉल होता है। एटम के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है। किस तरह उनको पता चला? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हमारे पास जो ज़्यादा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एटम एम्प्टी स्पेस है, यानी एटम अगर देखें तो वो एम्प्टी है, बस सिर्फ सेंटर में कोई कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है। तो ये जो पार्टिकल इससे निकल रहे होते हैं इसी गोल फाइल में, तो इसमें तो एटम है, तो ज़्यादातर इसलिए पास हो रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर जो स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है। तो इस वजह से इस अल्फ़ा पार्टिकल को कोई रेजिस्ट नहीं करता, बस कुछ ही जो यहाँ से बैक ऑफ रिफ्लेक्ट होता है उस वजह से कि ये बिल्कुल एटम के न्यूक्लियस से जब उससे टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू रिपल्शन। और कुछ इसलिए ये जो कुछ डिविएट हो रहे थे, तो इस वजह से अगर यहाँ हम देखें तो लेट सपोज ये वो अल्फा पार्टिकल है, आप देखें तो ये सारे पास हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत हल्का होता है, तो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल को स्टॉप नहीं कर सकते, तो इसलिए सीधा पास होते हैं। बस एक ही वापस आता है और ये कुछ कुछ एंगल से डिविएट होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिफेल करता है, जो न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरता है, बाकी सारे तकरीबन पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम एज अ होल अगर देखें तो एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा डेंस है। तो इसी का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। एटम का जो साइज़ है वो तकरीबन कितना है? 10⁻⁻10 मीटर। तो द रिपोर्ट ने कहा कि यही जो न्यूक्लियस का साइज़ है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब तीसरी बात जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला वो यही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन, जैसे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो एम्बेडेड होते हैं, मोशन के हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि जिस तरह हमारे पास प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है किससे? अराउंड द सन। जिस तरह हमारे पास प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं। किसके? हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, तो इसी के अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट शेल में। अब जो लास्ट वन था एटम इज़ न्यूट्रल, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारे पास जो एटम है वो न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो बराबर है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, तो एटम हमारे पास एज अ होल न्यूट्रल है। अब रदरफोर्ड का जो ये एटॉमिक मॉडल था, ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जो कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे बना, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन निकाले और इसी के बुनियाद पे फिर कहा कि हमारे पास एटम इसी तरह होगा, इलेक्ट्रॉन इसी तरह होंगे और इसमें न्यूक्लियस ऐसा होगा। तो उन्होंने एक फाउंडेशन रख दिया रदरफोर्ड ने, किसके लिए? एडवांस मॉडल के लिए। जैसे जानते हैं थ्योरेटिकल बात कही है, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हमारे पास एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, लेकिन जस्ट उसके कोर में बहुत ज़्यादा जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत ज़्यादा डेंस होता है, यानी तकरीबन एटम का जो मास है उसके न्यूक्लियस में होता है और जो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमते हैं डिफरेंट शेल में। लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी कुछ खामियां है, ये भी कंप्लीट नहीं है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशन है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लिमिटेशन आर ड्रॉबैक्स, सबसे पहला हमारे पास जो लिमिटेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस तरह? जिस तरह रदरफोर्ड साहब ने बताया कि हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने क्या कहा था इससे पहले, एटम के डिस्कवरी से पहले, कि जब भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो हमारे पास एनर्जी लॉस करेगा। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी क्या लूज़ करेगा, यानी उसकी एनर्जी कम होगा और ये आखिर में न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास तो न्यूक्लियस और एटम हमारे पास स्टेबल है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि
क्यों ये स्टेबल है, यानी क्यों ये नहीं गिरता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में और हमारे पास एटम अनस्टेबल क्यों नहीं है। तो उसने इसका रीज़न नहीं बताया, उसका वजह नहीं बताया कि क्यों ये नहीं गिरता। जो सेकंड वन है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पोजीशन। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उन्होंने तो बताया कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन असल में कहाँ पे ये मूव करेगा, इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है न्यूक्लियस के अराउंड वो कहाँ पे होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब ज़्यादा होंगे, दूर ज़्यादा होगा, बस सब यही बताया कि हमारे पास रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो फिर बाद में जो बोहर एटॉमिक मॉडल आया उन्होंने इसके बारे में बताया, लेकिन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल से कासिर रहा। जो तीसरा था वो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी शेल में या डिफरेंट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है। इस शेल का और इस शेल का, इसका एनर्जी कम होता है, इसका ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, E1 E2 E3। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का एक ही एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते, वो तो डिफरेंट एनर्जी लेवल में रहेगा। तो जो हमारे पास रदरफोर्ड था उसका एटॉमिक मॉडल जस्ट ये बता रहा था कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से लेवल में मूव करेगा, कहाँ पे होगा ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो सर्टेन एनर्जी लेवल है उसके बारे में नहीं बताया। और जो लास्ट वन ड्रॉबैक था वो यही था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, किस तरह, जिस तरह हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड हमारे पास जो शेल्स है, डिफरेंट शेल्स है। तो अब जो हमें पता है कि एक शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ऊपर चला जाता है, तो फिर वही जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आता है तो वो कुछ स्पेक्ट्रम लाइन को एमिट करेगा, या जब लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी एनर्जी को जो एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी स्पेक्ट्रम को बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो कुछ स्पेक्ट्रम शो करता है। जैसा उसका स्पेक्ट्रम होता है, कुछ लाइन उसमें होते हैं, कुछ रेड, कुछ ब्लू और बाकी ये ब्लैक होते हैं। तो मतलब ये कि ये जो लाइन वो हमें बता रही है हमारे पास असल में क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उन्होंने हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइंस के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रम लाइन वो इमिट कर रहा था या एब्जॉर्ब कर रहा था, जो हमें हासिल हो रहा था स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को इसको एक्सप्लेन करने से कासिर रहा। यानी किस तरह इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो या तो एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके बारे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खामोश रहा। उन्होंने जस्ट ये बताया कि हमारे पास बस इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, कौन से शेल में, और जब एक एनर्जी लेवल से या शेल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो आया वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो अगर समरी में हम बताए तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक एडवांस मॉडल की तरफ एक कदम था। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और ये भी बताया कि हमारे पास एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, लेकिन जो डेंस हेवी पार्ट होता है उसके न्यूक्लियस में या उसके कोर में उसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है इसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन था वो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में था और उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। बाकी जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है या एनर्जी लेवल है उसी के बारे में उसके ज़्यादातर लिमिटेशन है, ज़्यादातर ड्रॉबैक्स है। अब उसी लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स को किसने दूर किया, तो फिर बोहर एटॉमिक मॉडल आया और उन्होंने जो एटम के बारे में अपना मॉडल दिया, यानी जो शेल्स है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है, ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन बोहर का उसी में है, लेकिन रदरफोर्ड का किस में, न्यूक्लियस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।